दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की। सड़क मेरे हेडलाइट की हल्की रोशनी में दूर तक फैली हुई थी। एक टूटी फूटी डामर की पतली पट्टी जो वीरान रेगिस्तान के बीच से गुजर रही थी। रात के 11:30 थे और मैं अपनी रोज की रात की यात्रा पर निकल चुका था, जैसलमेर से बाड़मेर के लिए। यह रास्ता मैंने सालों से तय किया था, लेकिन कभी इसे पसंद नहीं कर पाया। मेरा नाम रघुनाथ सिंह है, लेकिन लोग मुझे रघु बुलाते हैं। उम्र 42 साल। मैं राज्य परिवहन बस का ड्राइवर हूँ। इतने सालों की ड्राइविंग के बाद एक बात समझ आ गई है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना ठीक नहीं होता। जैसलमेर बाड़मेर का यह रास्ता भी उन्हीं में से एक था। अधिकतर समय यह रास्ता सुनसान रहता था। चारों ओर रेत के टीले, उजड़े हुए किले और आधे रेत में दब चुके पुराने गांव दिखाई देते थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो बीते समय की कोई दबी हुई फुसफुसाहट चल रही हो। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई पीछे बैठा देख रहा हो और मैं अनायास ही रियर व्यू मिरर में झांक लेता। आज की रात भी रास्ता बिल्कुल खाली था। कोई नई बात नहीं थी। इन रास्तों पर वही लोग चलते हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम होता है। मैंने बस को जैसलमेर डिपो से बाहर निकाला और घड़ी देखी। 11:35 रात। बिल्कुल सही समय। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ 6 यात्री। एक युवा जोड़ा, एक बूढ़ा आदमी, गांव लौटता एक मजदूर और एक माँ जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मुझे ऐसी ही बसें पसंद थीं। कम यात्री, कम रुकावटें। पहला घंटा शांति से बीत गया। रेडियो पर पुराना लता मंगेशकर का गाना चल रहा था, जो कभी कभी स्टैटिक के शोर में खो जाता। सड़क लंबी, काली और वीरान थी। दोनों तरफ सिर्फ रेत और कुछ टूटे फूटे खंडहर नजर आ रहे थे। फिर रात के करीब 12:45 पर मैंने उसे देखा। सड़क किनारे 1 मील का पत्थर था। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके पास एक परछाई खड़ी थी। एक पतली सी आकृति जो चांद की हल्की रोशनी में मुश्किल से नजर आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई राहगीर होगा, लेकिन कुछ अजीब था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, अस्वाभाविक रूप से पीठ सड़क की तरफ किए हुए। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे किसी दूर की आवाज को सुन रहा हो। मैंने हल्का सा ब्रेक दबाया। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी और तभी मुझे एक अजीब एहसास हुआ। एक गहरी आदिम प्रवृत्ति, वही जो आपको चेतावनी देती है, ज्यादा गौर से मत देखो। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और बस की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांस अटक गई। वह मुड़ चुका था, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसकी गर्दन एक उल्लू की तरह अस्वाभाविक रूप से मुड़ गई थी, एक ऐसी दिशा में जहां कोई इंसान सिर नहीं घुमा सकता। और वह सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगी। रघु, बेवकूफी मत कर, तू बस थक गया है, मैंने खुद से बुदबुदाया। शायद यह रोशनी का धोखा था, शायद मेरा दिमाग थका हुआ था, लेकिन फिर भी सीने में एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे कुछ सही नहीं था। अगला स्टॉप पास आ रहा था, खड़ारा गांव। छोटा सा, लगभग वीरान गांव। सालों से यह मेरे रूट में था, लेकिन हाल ही में इसके बारे में अजीब बातें सुनने को मिल रही थीं। अगर मुमकिन हो तो वहां मत रुकना। लोगों ने वहां कुछ देखा है। जो यात्री वहां से बस में चढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वे असली हों। मैं अंधविश्वासों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन रूट तो फॉलो करना ही था। मैं बस स्टॉप पर रुका। एक अकेली जर्जर लकड़ी की बेंच, जिसके ऊपर जंग लगा टिन का छप्पर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और वह वहां खड़ा था। एक लंबा आदमी जिसने अपने ऊपर एक बड़ी शॉल लपेट रखी थी, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वह तब तक नहीं हिला जब तक मैंने बस के दरवाजे नहीं खोले। धीरे धीरे वह अंदर आया और जैसे ही वह बस में चढ़ा, माहौल अचानक ठंडा हो गया। यह अजीब था। बाहर तो अभी भी गर्मी थी,
रेगिस्तान की रातें ठंडी होती थीं, लेकिन सूरज ढलने के घंटों बाद भी हवा में हल्की गर्मी बनी रहती थी। मगर जैसे ही वह आदमी पीछे की ओर बढ़ा, मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह बहुत धीरे चल रहा था। उसके कदम इतने हल्के थे मानो वह फर्श पर दबाव ही नहीं डाल रहा हो। उसकी मौजूदगी ने बस के बाकी यात्रियों को भी बेचैन कर दिया। मां ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। युवा जोड़े ने एक दूसरे को घबराए हुए देखा और वह बूढ़ा आदमी जो आधा सो रहा था अचानक सीधा होकर बैठ गया और सतर्क निगाहों से उसे देखने लगा। मैंने उसका टिकट लेने के लिए इंतजार किया, लेकिन वह बस चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। भाई साहब, मैंने आवाज को संयत रखते हुए कहा, कहां तक जाना है? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, बाड़मेर तक का टिकट लेंगे? अब भी चुप्पी। उसका चेहरा अब भी आधा शॉल में छिपा हुआ था, लेकिन बस की हल्की रोशनी में मुझे उसकी जबड़े की बनावट दिखी। कुछ ज्यादा ही नुकीली, कुछ ज्यादा ही अजीब। उसकी त्वचा भी असामान्य लग रही थी, कुछ ज्यादा ही चिकनी, कुछ ज्यादा ही खींची हुई, मानो किसी ने चमड़े को तान कर लपेट दिया हो। कुछ सीट आगे बैठा मजदूर असहज होकर हिला। साहब, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। मैंने हंसने की कोशिश की, बस कोई रात का मुसाफिर होगा, लेकिन अंदर से मैं खुद भी इतना यकीन से नहीं कह पा रहा था। मैंने बस के दरवाजे बंद किए और धीरे धीरे खड़ारा गांव के स्टॉप को पीछे छोड़ दिया। बस, अंधेरा, वीरान सड़क, कोसों तक सिर्फ रेत और दूर दूर तक फैले सन्नाटे में डूबे हुए टीले। 15 मिनट बीत गए। बस के भीतर अब अजीब सी शांति थी। यात्री फुसफुसाना भी बंद कर चुके थे, लेकिन वे बार बार अपनी नजरें पीछे की सीटों की ओर डाल रहे थे, जैसे वे डर रहे हों कि अगर उन्होंने पीठ मोड़ी तो कुछ गलत हो जाएगा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वह आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसके हाथ शॉल के अंदर छिपे हुए थे। वह हिला भी नहीं था जब से वह बैठा था। और फिर, भगवान कसम, मैंने उसे देखा। उसका सिर झटका खाकर हिला, लेकिन यह कोई आम हरकत नहीं थी। बहुत तेज, बहुत अस्वाभाविक, एक चिड़िया की तरह गर्दन झटकने वाली हरकत। मैंने पलक झपकी। जब दोबारा देखा तो वह पहले की तरह ही सीधा बैठा था। क्या मैंने वाकई कुछ देखा था? गला सूखने लगा। मैंने खुद को जबरदस्ती सड़क पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जरूरत से ज्यादा जोर से जकड़े हुए थे। कुछ तो गड़बड़ थी। जैसे ही हम अगले माइलस्टोन के करीब पहुंचे, मैंने एक और अजीब बात महसूस की। बस के अंदर की हवा बदल गई थी। एक गंध, सड़ी हुई मांस जैसी, भीगे हुए जानवर की तरह। पहले तो हल्की थी, मगर कुछ ही मिनटों में इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। सामने बैठी एक लड़की ने झट से अपनी दुपट्टे से नाक ढक ली। ड्राइवर साहब, ये बदबू कहां से आ रही है? मैंने धीरे से पीछे देखा। वह आदमी अब भी वैसे ही बैठा था, बिल्कुल स्थिर, लेकिन जो मजदूर उसके सबसे करीब बैठा था अब बेचैनी से हिलने डुलने लगा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मानो उल्टी करने वाला हो। मैंने पूछा, भाई साहब, सब ठीक है? उसकी आंखें पहले पीछे की सीट पर गईं, फिर मुझ पर टिकी। फिर उसने वो शब्द कहे जिसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। साहब, इसका पैर देखा? मुझे एक ठंडी लहर महसूस हुई। नहीं, मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरी नजरें धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ गईं। पहले सब कुछ सामान्य लगा। वह आदमी अभी अपनी शॉल में लिपटा था। उसके हाथ शॉल के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें देखा। उसके पैर, लेकिन वे इंसानी पैर नहीं थे। वे पैर नहीं थे, वे खुर थे, न इंसानी न किसी सामान्य जीव के। मेरा गला सूख गया। सालों से बस चलाते आ रहा था, लेकिन आज पहली बार मुझे असली डर महसूस हुआ। यह कोई आम मुसाफिर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो यहां नहीं होना चाहिए था। मैंने झटके से एक्सीलरेटर दबा दिया। इंजन जोर से गरजा और बस तूफान की तरह सड़क पर भागी। मुझे परवाह नहीं थी, मुझे बस उससे दूर जाना था, जितना जल्दी हो सके। बस के अंदर हलचल बढ़ने लगी। सामने बैठे दंपति ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी बुदबुदाने लगा और मां अपने बच्चे को और जोर से सीने से चिपकाकर धीमे धीमे उसे दिलासा देने लगी। लेकिन मजदूर, वही जिसने खुर देखे थे, उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। फिर वह धीरे से बोला, ड्राइवर साहब,
आपको पता है ना, जो पीछे बैठा है वो आदमी नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था वह सही कह रहा था। अब सड़ांध और बढ़ गई थी। हवा भारी लगने लगी, जैसे किसी ने मेरे सीने पर कोई भारी बोझ रख दिया हो। और फिर एक आवाज, धीमी, खुरदुरी, हड्डियों के छटकने जैसी, पीछे से आई थी। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ चीजों को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। मैंने अपनी आंखें सड़क पर गड़ा दी। ना शीशे में देखा, ना पीछे बैठे यात्री की ओर। बस सामने के रास्ते पर ध्यान दिया और प्रार्थना करने लगा कि यह रात जल्दी खत्म हो जाए। बस अब भी तेजी से दौड़ रही थी, जितनी तेज शायद मैंने पहले कभी नहीं चलाई थी। पहिए कंकड़ पत्थरों पर फिसल रहे थे, लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे अब भी वो आवाज सुनाई दे रही थी, वो क्लिकिंग साउंड, लगातार नहीं लेकिन रुक रुक कर, जैसे कुछ अपनी जगह बदल रहा हो, जैसे कोई अपनी हड्डियों को एक नई आकृति में मोड़ रहा हो। बस में सन्नाटा था। सभी यात्री अब समझ चुके थे। उन्हें भी वह अजीब सा एहसास हो रहा था। और फिर हेडलाइट्स झपकी। एक पल के लिए चारों ओर अंधेरा छा गया, फिर रोशनी लौटी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बस के हेडलाइट्स ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ और कस गई। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई खराब वायरिंग होगी, कोई तकनीकी खराबी, लेकिन अंदर से मैं जानता था यह उसी का काम था। वो चीज जो बस के पीछे बैठी थी, अब वह सिर्फ बैठी नहीं थी, वो देख रही थी। अब बदबू असहनीय हो गई थी, जैसे कोई सड़ी गली लाश धूप में पड़ी हो। सामने बैठी मां ने अपने नथुनों पर रूमाल रख लिया। उसकी आंखों में पानी आ गया था। पीछे बैठा मजदूर सामने की सीट को इतनी जोर से पकड़ चुका था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी, खरखराती हुई। पहले तो मुझे लगा कोई यात्री बोल रहा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। आवाज पीछे से आ रही थी। मेरे गले में एक भारीपन उतर आया। मेरे हाथ धीरे से रियर व्यू मिरर तक गए। मत देख रघु, मैं जानता था मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अजीब सी जिज्ञासा मुझे खींचने लगी। बहुत धीरे से मैंने शीशा नीचे झुकाया और मैं जम गया। वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसकी शॉल अब भी उसे ढके हुए थी, लेकिन उसका मुंह हिल रहा था। उसके होंठ कुछ शब्द बुदबुदा रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। और उसकी त्वचा, वो बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल उसे फिट नहीं आ रही थी, जैसे कोई गलत तरीके से पहना हुआ मुखौटा। फिर अचानक उसके होंठ रुक गए और उसने सिर उठाया। हमारी नजरें शीशे में मिली और पहली बार मैंने उसका असली चेहरा देखा। और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। मैंने झटके से शीशे से नजरें हटा ली। अब मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को जबरदस्ती सड़क पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये क्या चीज है? मैंने देख लिया कि उस खाल के नीचे क्या छिपा है। बस में सन्नाटा था। सभी यात्री मेरी ओर देख रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कुछ बहुत गलत हो रहा था। सामने बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे से झुककर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, ड्राइवर साहब, क्या वो आदमी है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दे नहीं सका। बस के अंदर की हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उसमें कोई गाढ़ा, अदृश्य झर घोल दिया हो। सड़ांध अब असहनीय थी। फिर पीछे से एक आवाज आई, रघु! मेरे खून की बूंद बूंद जम गई। उसे मेरा नाम पता था। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। आवाज कांप रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है तू? सन्नाटा। फिर एक गहरी, बेढंगी, इंसानी न लगने वाली आवाज, रघु, तू रुक क्यों नहीं जाता? मेरा गला सूख गया, लेकिन मैंने बस नहीं रोक सकता था। बस के इंजन ने दहाड़ मारी, जैसे खुद भी इस दहशत से भागना चाहता हूं। बस के अंदर अब हलचल थी। सामने बैठे पति पत्नी बुदबुदाकर प्रार्थना कर रहे थे। मां अपनी बच्ची को गोद में झुला रही थी, उसे रोने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मजदूर दोनों हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। और फिर मैंने कुछ देखा जो असंभव था। खिड़की के बाहर सड़क किनारे लगे मील का पत्थर। बाड़मेर 52 किलोमीटर। मैंने नजरें हटा ली। बस अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। फिर एक और मील का पत्थर। बाड़मेर 52 किलोमीटर। फिर एक और। बाड़मेर 52 किलोमीटर।
सिर्फ 1 मिनट बीता था, लेकिन दूरी वही की वही थी। हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम फंस चुके थे। हम एक ही जगह घूम रहे थे। मेरी धड़कनें कानों में हथौड़ों की तरह गूंजने लगी। ये मुमकिन नहीं है। झटके से मैंने ब्रेक मारा। टायर्स चीख उठे। बस तेजी से स्किड हुई। कुछ यात्री आगे गिर पड़े। मैंने सड़क पर देखा, कुछ भी बदला नहीं था। वही कटी फटी सड़क, वही मुड़े तुड़े पेड़, वही खामोशी। मजदूर की आवाज कांप रही थी। साहब, हम एक ही जगह घूम रहे हैं। मैंने धीरे से नजरें उठाई, पीछे बैठे उस मुसाफिर की ओर। अब वह मुस्कुरा रहा था और फिर वह उठने लगा। जैसे ही उसने खड़ा होना शुरू किया, मेरे अंदर की हर नस चिल्लाने लगी, भाग रघु, भाग। लेकिन कहां? मैं खुद अपनी ही बस में कैद था। जैसे ही उसकी शॉल उसके कंधों से फिसली, मैंने देखा जो उसके अंदर था वो इंसान नहीं था। उसके हाथ बहुत लंबे थे, उसकी रीढ़ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी खाल, वो खाल थी ही नहीं, बस एक लिबास था जो उसके असली शरीर पर जबरदस्ती खींचा गया था। बस में चीखें गूंज उठी। मां ने अपनी बच्ची को सीने से चिपका लिया। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जुबान से केवल प्रार्थनाएं निकल रही थीं। वो चीज आगे बढ़ी। मैंने एक ही रास्ता देखा। मैंने बस को रिवर्स में डाल दिया। इंजन गुर्राया, बस उल्टी दिशा में भागी। टायर चीखने लगे, पूरा फ्रेम कांप उठा। फिर वो चीज लपकी और तभी हेडलाइट्स बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। अब न सड़क दिख रही थी, न यात्री, न वो चीज। और सबसे बुरा यह था, मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन मैं उसे सुन सकता था। हड्डियों के चरमराने की आवाज, धीमी, अजीब, अनजानी हंसी और फिर एक फुसफुसाहट बिल्कुल मेरे कान के पास। रघु, अब तू कहां जाएगा? एक लम्हे के लिए सब कुछ ठहर गया। बस के अंदर घना अंधेरा था। मुझे अपनी ही तेज सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन सिर्फ मेरी नहीं, डरे हुए यात्रियों की भी। कोई धीरे धीरे रो रहा था, कोई मध्यम आवाज में प्रार्थना कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, मैं उसे देख नहीं सकता था। अब वो कहां था मुझे नहीं पता। मैंने हाथ बढ़ाया। अंधेरे में इग्निशन स्विच टटोलने लगा। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, बस हिल रही थी, जैसे इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा धीरे धीरे रेंग रहा हो। फिर एक आवाज, एक गीली सड़ी गली हड्डी के मुड़ने की डरावनी आवाज। क्लिक क्लिक क्लिक। वो फिर से बजने लगी, अब और पास, अब आगे की सीट के पास। मुझे एहसास हुआ मैं ड्राइवर सीट पर अकेला नहीं था, कोई मेरे ठीक बगल में खड़ा था। और तभी हेडलाइट्स दोबारा चमकी, सिर्फ एक पल के लिए, और मैंने उसे देखा, मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर। लेकिन वो चेहरा, वो इंसान का चेहरा नहीं था। आंखें बहुत बड़ी, बहुत गोल, बहुत गहरी। मुंह इतना चौड़ा कि जबड़ा जैसे खुला ही रह गया हो, और उसमें दांत ही दांत। फिर बत्ती फिर गुल हो गई। अंधेरा। मैंने पूरे जोर से एक्सीलेटर दबाया। बस झटके से आगे बढ़ी। इंजन गुर्राने लगा। यात्री चीख उठे। बस इतनी जोर से हिली कि ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी ताकत ने इसे जकड़ लिया हो। मुझे कुछ परवाह नहीं थी, मुझे बस यहां से भागना था। हेडलाइट्स लगातार जल बुझ रही थीं, अंधेरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हुई। और उन्हीं झलकियों में मैंने उसे देखा। वो चल नहीं रहा था, वो रेंग रहा था। छत पर उसके हाथ पैर गलत एंगल पर मुड़े हुए थे। उसका जबड़ा झूल रहा था, बहुत ज्यादा खुला हुआ, और उसकी आंखें मुझ पर घड़ी थीं। सामने बैठे बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर साहब, भगवान के लिए बस रोक दो, वो आदमी नहीं है। मैं नहीं रुक सकता था। मुझे पता था अगर मैं रुका तो हम इस रास्ते से कभी जिंदा नहीं लौटेंगे। मैं बस भगाता रहा, लेकिन सड़क, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हर कुछ मिनटों में वही मील का पत्थर दिखता। बाड़मेर 52 किलोमीटर, बार 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 बार। हम भाग नहीं रहे थे, हम शिकार हो रहे थे। और फिर हंसी गूंज उठी। इंसानी नहीं, कुछ और, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। बस किसी चीज से जोर से टकराई। एक भारी झटका लगा, एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई और पूरा वाहन हिल गया। पीछे से किसी की चीख सुनाई दी। युवा जोड़ा अब जोर जोर से रो रहा था। वो मां अपने बच्चे को इतनी जोर से पकड़ रही थी कि मुझे लगा कहीं वो उसे घुटन से मार ही न डाले। वो बूढ़ा मजदूर जो अब तक प्रार्थना कर रहा था,
अचानक चुप हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा खून ठंडा पड़ गया। वो मुझे घूर रहा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल निःशब्द। उसकी आंखें बेजान, बिना पलक झपकाए। उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुका और फिर उसका मुंह खुलने लगा, चौड़ा और चौड़ा, इतना कि उसके होंठों के किनारों की चमड़ी फटने लगी। और फिर उसके गले से एक नई आवाज निकली, गहरी, खरखराती, इंसान की नहीं। और फिर वो नीचे गिर पड़ा, एक निहस जीव, खाली खोल, लेकिन उसके अंदर कुछ हिला, कुछ ऐसा जो अब वो नहीं था। मेरा दम घुटने लगा। बाकी यात्री भी भौचक के पूरी तरह जड़। फिर वो दोबारा उठ बैठा, लेकिन अब वो नहीं था। वो उसे पहन चुका था। पीछे बैठा वो अजनबी बदल चुका था। जो अभी अभी मरा था वो अब मेरी तरफ देख रहा था। और फिर वो मुस्कुराया। उसकी आवाज गहरी थी, डरावनी थी, लेकिन साफ हिंदी में बोली, रघु, फिर से मेरा नाम। तू रुक क्यों नहीं जाता? मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और कस गया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नहीं दे सकता था। और फिर हाईवे खत्म हो गया। एक पल पहले सड़क अनंत तक फैली हुई थी और अगले ही पल मेरे सामने सिर्फ अंधकार था। एक विशाल काला पेड़ ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल जैसी आसमान की ओर फैली हुई। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, बस घसीटती चली गई। टायरों की चीखती हुई आवाज गूंज उठी, फिर एक झटके से रुक गई। बस के अंदर अब सिर्फ सिसकियां थीं। वो माँ अब जोर जोर से प्रार्थना कर रही थी और मेरे पीछे वो हंस रहा था। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। वो यात्री जिसने मजदूर की खाल पहन रखी थी अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन असली खौफ उसके पीछे था। बस की आखिरी सीटों पर अब साए बैठे थे। सभी मुस्कुरा रहे थे, सभी किसी और की खाल पहने हुए थे। और फिर बस का इंजन बंद हो गया। एक भयानक गहरी खामोशी फैल गई, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस के अंदर की हवा भारी लग रही थी, जैसे यहां सांस लेने का हक किसी को नहीं था। मैंने सामने देखा, वो काला पेड़ अब भी रास्ता रोके खड़ा था। उसकी मरोड़ी हुई शाखाएं अंधे आसमान में समाई हुई थी। ये यहां पहले नहीं था, तो फिर अब कैसे? पीछे से फिर से हंसी सुनाई दी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वो मजदूर या जो भी अब उसकी खाल में था अब भी मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर अब भी अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई टूटी हुई कठपुतली। और फिर वो खड़ा हो गया, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसके हाथ पैर झटके से हिले। उसका सिर असामान्य रूप से पीछे की ओर मुड़ गया। उसकी खाल के नीचे कुछ हलचल हुई। बाकी यात्री चीख पड़े, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया था। अब वो अकेला नहीं था। बस की आखिरी सीटों पर अब वे सारे साए मेरी तरफ देख रहे थे। वे सिर्फ मेरे यात्री नहीं थे, अब वे कुछ और बन चुके थे। और फिर उन्होंने एक साथ बोलना शुरू किया, सिर्फ एक शब्द, रघु। मेरा खून जम गया। मैंने कांपते हाथों से बस का इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बस मर चुकी थी। बाहर वो काला पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वो सड़क को अपने अंदर समेट रहा हो। यात्री अब दहशत में सीटों से चिपक चुके थे। कुछ खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे सच पता था हम यहां से नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ये अब कोई आम हाईवे नहीं था। हम किसी और जगह पहुंच चुके थे, किसी ऐसी जगह जो हमारा इंतजार कर रही थी। और फिर अंधेरे में किसी और की आवाज गूंजी, गहरी, भयावह, सड़ी हुई सांसों से भरी, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था रघु। मैंने दरवाजे की ओर देखा। वो खड़ा था, एक लंबा, असामान्य रूप से पतला, झुका हुआ आकृति। उसका चेहरा खाल से ढका था, लेकिन वो उसकी खुद की नहीं थी। और फिर उसने अपनी खाल उतारनी शुरू कर दी, और उसके नीचे कुछ और था, कुछ और बुरा। वो दो पैरों पर खड़ा था, लेकिन उसके पैर गलत दिशा में मुड़ रहे थे। उसके हाथ असाधारण रूप से लंबे थे, उंगलियां नुकीली, टेढ़ी मेढ़ी। और उसका चेहरा वो था ही नहीं, सिर्फ लाल, धड़कता हुआ, हिलता मुड़ता हुआ मांस। जैसे वो तय ही नहीं कर पा रहा था कि अगला चेहरा कौन सा पहनना है। फिर उसने कदम बढ़ाया। बस के अंदर की लाइट्स तेजी से झपकने लगी, और तभी मेरे चारों तरफ यात्री चिल्लाने लगे, लेकिन वो डर से नहीं, दर्द से। उनकी खाल फटने लगी,
उनके शरीर ऐंठने लगे, उनके मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़े हो गए, वे बदल रहे थे, उनकी आंखें काली हो गईं और फिर भयावह विकृत आवाजों में सबने एक साथ कहा, हमसे जुड़ जाओ रघु। और तभी बस की सारी बत्तियां बुझ गईं। मैंने बस वही किया जो उस पल में कर सकता था। पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा, धातु कराह उठी और दरवाजा झटके से खुल गया। मैं ठंडे अंधेरे में बाहर गिर पड़ा, लेकिन जमीन वो कुछ अजीब थी, जैसे असली ही ना हो। सामने एक काला वृक्ष खड़ा था, उसकी शाखाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह फैली थी, पर पीछे देखने पर सड़क गायब हो चुकी थी, बस अनंत अंधकार पसरा था। और तभी एक धीमी गुर्राहट। मैंने मुड़कर देखा, वो चीज अब बस के अंदर थी। अब बस में यात्री नहीं थे, अब वे कुछ और बन चुके थे। उनके चेहरे बदल रहे थे, खाल खिसक रही थी, जैसे वे किसी और की त्वचा चुरा रहे हों। और फिर वह चीज जो अब भी मजदूर का शरीर पहने हुए थी, बोल उठी, कहां जाओगे ड्राइवर? और फिर वह हंसा और अचानक वह रेंगता हुआ मेरी ओर लपका, असाधारण तेजी से। मैं दौड़ा, जंगल ने मुझे अपने भीतर समा लिया। मैं नहीं जानता था कि कहां जा रहा हूं। टहनियां मेरे चेहरे को चीर रही थीं, जड़ें मेरे पैरों से लिपट रही थीं, लेकिन मैंने रुकने की गलती नहीं की। मेरे पीछे हंसी गूंज रही थी। वह चीज मेरा पीछा किसी शिकारी की तरह नहीं कर रही थी, वह मेरे साथ खेल रही थी। और फिर मैं गिर पड़ा, जमीन से टकराया, छाती पर मिट्टी रगड़ गई। और जब मैंने सिर उठाया, वे खड़े थे, पेड़ों के बीच, सैकड़ों, उनकी चुराई हुई खाल में लिपटे हुए। और फिर एक जानी पहचानी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। और अंधेरा छा गया। जब होश आया, सब कुछ गलत लग रहा था। हवा सड़ांत से भरी थी, खून और जले हुए मांस की गंध। मैं जंगल में नहीं था, मैं एक घर के भीतर था, लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं था। दीवारें लकड़ी की नहीं थीं, पत्थर की नहीं थीं, वे चमड़ी की बनी थीं। और जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की, वे हलचल करने लगीं। मैं हड़बड़ाकर उठा, सांसें तेज हो गईं। ये जगह कहाँ थी? और तभी एक धीमी खटखटाती आवाज, वही आवाज जो बस में सुनी थी। मेरे पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठा, ये मुझे यहां तक ले आया है। और फिर एक आवाज, नरम पर उपहास भरी, स्वागत है ड्राइवर। मैंने मुड़कर देखा और वह दरवाजे में खड़ा था। अब उसने कोई मानव चेहरा नहीं पहना था, उसका सिर लगातार बदल रहा था, मुंह बनते और मिटते जा रहे थे, आंखें गलत जगहों पर उभर रही थीं। फिर उसने कदम बढ़ाया, उसकी उंगलियां और लंबी होती गईं, नाखून नुकीले पंजों में बदल गए। मैं पीछे हटा, दिल उछलकर हलक में आ गया। दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई इनके भीतर सांस ले रहा हो। मैंने दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस चीज ने सिर टेढ़ा कर लिया। तुम जा नहीं सकते रघु। मैं थम गया, ये मेरे नाम को जानता था। और तभी मेरे पीछे का दरवाजा गायब हो गया। मैं भागा, भटकता रहा, लंबे अंतहीन गलियारों में। हर मोड़ पर वही कमरा सामने आ जाता, जहां वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसे मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले ही फंस चुका था। और फिर कुछ बदला। दीवारों से एक फुसफुसाहट उठी, टूटे हुए कांपते हुए स्वर, रोने की आवाज, गिड़गिड़ाने की आवाज। और फिर एक आवाज बाकी सबसे अलग उभरी, पहचानी हुई, बहुत जानी पहचानी। भैया! मेरी सांस अटक गई। ये मेरी बहन की आवाज थी, पर वो तो सालों पहले मर चुकी थी। और फिर दीवार फटी और वह बाहर निकली, या यूं कहें कुछ और निकला जो उसकी खाल पहने था। वह दिखती तो वैसी ही थी, आवाज भी वैसी ही थी, पर उसकी आंखें, कुछ सही नहीं था, खाली, शून्य। और फिर उसने मुस्कुराया, रघु, तुम मुझे छोड़ गए थे। मेरे सीने में सुई जैसी टीस उठी। मैंने उसे छोड़ दिया था, वो हादसा, मैं ही गाड़ी चला रहा था। दोष बोध मेरे अंदर जहर की तरह फैल गया। मैं एक कदम पीछे हटा और फिर उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी हो गई और वह फुसफुसाई, मेरे साथ चलो भैया। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं। मैं फिर दौड़ा, मांस से बनी दीवारों के बीच, उन दरवाजों से होकर जो कहीं नहीं जाते थे। चारों ओर से चीखें उठ रही थीं। मृत लोगों के चेहरे चमड़ी के अंदर से झांक रहे थे, उनकी आंखें खाली,
उनके मुंह स्थायी पीड़ा में खुले हुए। मुझे बाहर निकलना था, लेकिन वो चीज मुझे जाने नहीं दे रही थी। फुसफुसाहटें हंसी में बदल गईं। अब वो सिर्फ एक आवाज नहीं रही, कई आवाजें हो गई थीं। और फिर मैंने उसे देखा। हॉल के अंत में एक आईना था, एक रास्ता बाहर निकलने का, या एक फंसा देने वाला जाल। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं उसकी ओर दौड़ पड़ा, और जैसे ही मैं पहुंचा, परछाई मेरी नहीं थी। मैंने आईने में देखा। जो आदमी मुझे देख रहा था वो मैं नहीं था। उसकी त्वचा खींची हुई थी, बहुत ज्यादा। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, और मैंने नहीं। मेरे पेट में एक झटका सा लगा, क्योंकि मैं उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था, वो मुझे नियंत्रित कर रहा था। और फिर वो बाहर निकला, आईने से बाहर, और मैं अंदर खिंच गया। मैं चीखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं अब आईने के अंदर था, और जिसने मेरा चेहरा ले लिया था वो मेरी जगह खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो, और फिर वो मुड़ा और चला गया, मुझे अंधेरे की दुनिया में कैद करके। मैंने शीशे पर हाथ मारे। कोई मुझे देख नहीं सकता था, कोई मुझे सुन नहीं सकता था। और फिर मेरे पीछे अंधेरे से एक आवाज फुसफुसाई, अब तुम हमारे हो गए हो। और मैं अब अकेला नहीं था। जिस दुनिया में मैं फंसा था वो सिर्फ अंधेरी नहीं थी, वो गलत थी। मेरे चारों ओर की हर चीज जैसे बदल रही थी। दीवारें जो कभी थीं पिघल कर फिर से बन रही थीं। फर्श जो अब फर्श नहीं थे, बस एक शून्यता। मुझे हमेशा उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहता, वो जिसने मेरी असली दुनिया में मेरी जगह ले ली थी, वो जो मेरा चेहरा पहने हुए था। और मैं अब इंसान नहीं रहा। वो चीज जो मेरी जगह ले चुकी थी आजादी से घूम रही थी। हर बार जब कोई उसके पास से गुजरता वो मुस्कुराता। उसकी मुस्कान बेढंगी, बहुत चौड़ी। वो उन लोगों के बीच घूमता जिन्हें मैं जानता था, परिवार, दोस्त, बस के यात्री, हर कोई। और किसी ने भी फर्क नहीं देखा। वो पूरी तरह से छिपा हुआ था, सिर्फ मांस का एक नकाब जिसके अंदर कुछ बहुत ही भयानक था। लेकिन मैं सिर्फ देख सकता था, अपने हाथ ठंडी बेजान शीशे की सतह पर रखकर। कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए और रातें एक अनंत में, मैं महसूस कर सकता था कि मेरा दिमाग टूटने लगा है। आईने के अंदर की तन्हाई मुझे मार रही थी। मुझे आवाजें सुनाई देने लगी, फुसफुसाहटें जो मेरी पहुंच से बाहर थीं। वो मरे हुए यात्री थे, वो मुझे पुकार रहे थे, उनकी आवाजें दूर लेकिन तेज, मुझे अपनी ओर खींचती हुई। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ हो जाऊं, उनके जैसा बन जाऊं, बिन चेहरे का, खोया हुआ। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। आओ रघु, हमारे साथ आ जाओ। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज आईने की खामोशी में खो गई। मैं अपनी सांस भी महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर एक दरार आई। दरार आईने की सतह पर फैल गई, जैसे कोई घाव। पहली बार जब से मैं वहां आया था, रोशनी अंदर आने लगी। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियां शीशे से आर पार चली गईं। अब वो आईना नहीं था, वो एक दरवाजा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सच नहीं हो सकता। मैंने आंखें खोली। मैं अब उस भयानक बदलती दुनिया में नहीं था। मैं वापस आ गया था, बस में। लेकिन ये वही बस नहीं थी। हवा भारी थी, जैसे सड़ांध की धुंध छा गई हो। सीटें फटी हुई थीं और उन पर गहरे धब्बे थे। यात्री अभी भी वहां थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। वो सब मुझे देख रहे थे, उनकी आंखें खाली, उनके चेहरे मौन चीख में जमे हुए। और वो था वो जिसने मेरी जगह ले ली थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में समा गईं। वो मुस्कुराया, एक भयानक नापाक मुस्कान। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमे हुए थे। मेरी अपनी धड़कन कानों में गूंज रही थी, पर इस बार कोई रास्ता नहीं था। मैं फिर से उसी भयावह सपने में लौट आया था। बस अब भी चल रही थी, लेकिन सड़क अब कुछ नहीं थी। कोई निशान नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं, बस एक अंतहीन काली सुनसान सड़क। मैं महसूस कर सकता था कि वो चीज मेरे और करीब आ रही थी, और यात्री, वो अब भी मुझे देख रहे थे, जैसे पत्थर बने हुए हों, लेकिन उनकी आंखें मेरा पीछा कर रही थीं। और फिर बस के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरे पास आओ रघु। वो मेरी बहन की आवाज थी, लेकिन वो मेरी बहन नहीं थी। वो वही था
जो उसका चेहरा पहने हुए था। यात्री हिलने लगे, वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, हड्डियां चरमराने लगीं, उनके चेहरे वो छिलने लगे थे। एक एक कर उन्होंने अपनी असली शक्लें दिखानी शुरू कर दी। स्किन वॉकर। मैं फिर से फंस चुका था। वो चीज मेरे करीब आई, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने ही मरोड़ने लगा। उसका मुंह बहुत ज्यादा खुल गया, होंठ खींचते चले गए, जब तक कि वो एक गहरी अंतहीन खाई न बन गया। और फिर उस चीज ने, जिसने मेरा चेहरा चुरा लिया था, धीरे से फुसफुसाया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं जानता था एक आखिरी तरीका था। मुझे एक फैसला लेना था। या तो मैं हार मान लूं और उसे अपने अंदर घुसने दूं, या फिर मैं उसे खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढूं। किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी होगी। मुझे नहीं पता था कि इसकी कीमत क्या होगी, लेकिन मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार था। वो चीज मुझ पर झपटी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने दिमाग के किसी कोने में मैं अपने असली जीवन की आखिरी याद को थामे रहा। वो सड़क, मेरा पुराना ट्रक, इंजन की गड़गड़ाहट। और मैं रुका नहीं, मैं भागता रहा अपने ही दिमाग के गलियारों में। इस सड़ते हुए डरावने मकान के भीतर मैंने वो दरवाजा देखा, वही आईना। लेकिन इस बार मैं कैद नहीं था, मैं उसके पार चला गया। और जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं वापस सड़क पर था। आसमान साफ था, बस मेरे पीछे खामोश खड़ी थी। कोई यात्री नहीं, कोई राक्षस नहीं, लेकिन मैं जानता था ये खत्म नहीं हुआ था। मेरे चारों ओर की खामोशी असहज थी, जैसे कुछ न होने के बावजूद सब कुछ गलत हो। मैं हाईवे के किनारे खड़ा था। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। वो श्रापित बस गायब हो चुकी थी। सामने सड़क खाली थी, अंतहीन अंधकार में समाती हुई। लेकिन अंदर कहीं कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, सोचा वहां कुछ नहीं होगा, पर वहां सब कुछ अलग लग रहा था। गहरा, ज्यादा स्याह। पेड़ जो पहले हरे भरे थे, अब काले साए बन चुके थे, टूटे हुए, सड़े हुए, मृत। मैंने सड़क की ओर दोबारा देखा। बस फिर से वहां थी, लेकिन ये वो बस नहीं थी। इसका ढांचा टेढ़ा मेढ़ा था, धातु जंग लगी और मुड़ी हुई थी। लाइट्स झपक रही थीं, जैसे कभी जलती कभी बुझ जाती। खिड़कियां गंदगी से ढकी थीं और उसके भीतर से एक धीमी सिसकती आवाज आ रही थी। वो चीज अब भी यही थी। मुझे अपनी हड्डियों तक ये एहसास हो रहा था, वो कभी गई ही नहीं थी। मैं भाग नहीं सकता था, चाहकर भी नहीं, क्योंकि मैं जानता था मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरा पीछा करेगा, जैसे पहले किया था। जैसे उसने एक बार मेरी जगह ले ली थी, वैसे ही वो फिर करेगा। मैं इस हकीकत पर कोई काबू नहीं रखता था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करने की, लेकिन मेरा शरीर भारी हो गया था, जैसे कोई अनदेखे हाथ मुझे पीछे खींच रहे हों। अब ये सड़क भी अजनबी लगने लगी थी। जो रास्ता कभी मेरा जाना पहचाना था, अब वो किसी दानवी भूल भुलैया में बदल चुका था। मैंने एक बार फिर बस की तरफ देखा। दरवाजे चरमराते हुए खुले और फिर मैंने उसे देखा। वो चीज, उसकी खाल इतनी ज्यादा खिंच गई थी कि उसके नीचे की नसें उभर आई थी। उसकी आंखें भूख से जल रही थी और उसकी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ यातना का वादा करती थी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे बाकी यात्री, स्किन वॉकर, सब बाहर निकलने लगे। हर एक ने किसी ना किसी ऐसे इंसान का चेहरा पहना हुआ था जिन्हें मैं कभी जानता था, पर उनके चेहरे बिगड़ चुके थे, जैसे किसी ने उनकी असली पहचान छीनकर उन्हें मरोड़ दिया हो। उन्होंने मुझे घेर लिया, एक और बुरे सपने में कैद करने के लिए। और फिर वो चीज जो कभी मैं हुआ करता था, मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना होगा। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मेरे अंदर अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। डर, उलझन सब मिलकर एक भारी बोझ बन चुके थे, जो मेरी आत्मा को कुचलने को तैयार था। लेकिन फिर मुझे याद आया, वो बलिदान, जो फैसला मैंने पहले लिया था, जो दरवाजा मैंने खोला था। वो मेरी शक्ल ले सकता था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मेरा इरादा अब भी मजबूत था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो चीज हंसी, एक ठंडी रीढ़ तक सिहरन पैदा करने वाली हंसी। तुम जानते हो हमें क्या चाहिए। तुम हम हो और हम तुम, साथ मिलकर हम राज करेंगे। मैंने घुटकियां ली,
पर मैं जानता था मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। मैं अंधकार में नहीं गिर सकता था। मैंने एक और कदम बढ़ाया और फिर मैंने वो किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने अपने भीतर झांका, उस अंधेरे को महसूस किया जो मुझे इस अभिशाप से बांधे रखता था, और मैंने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। दुनिया कांप उठी, जमीन हिलने लगी, हवा भारी हो गई। मैंने देखा उन स्किन वॉकर के शरीर, उनकी विकृत आकृतियां गलने लगी थी, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। मेरा शरीर कमजोर हो गया, जिंदगी मेरे अंदर से फिसलने लगी। वो चीज जो कभी मैं हुआ करता था धीरे धीरे मिटने लगी, और फिर अंधेरा, मैं गिरने लगा, एक अनजान गहराई में डूबते हुए। पर मैं जानता था मैंने इसे खत्म कर दिया था। मैंने खुद को इस अभिशाप से आजाद कर लिया था। सुबह की रोशनी बादलों के बीच से झांक रही थी। हवा में गाड़ियों की हल्की गूंज थी। वो वीरान सड़क अब फिर से आम दुनिया का हिस्सा लग रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़ा था। बसें और ट्रक गुजर रहे थे। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न थे, पर मैं अब उन लोगों में से नहीं था। कुछ बदल चुका था, मैं बदल चुका था। दुनिया वही थी, लेकिन नहीं भी थी। मैंने वो चीजें देखी थीं जिन्हें कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता। अब भी परछाइयां मेरी नजरों के कोनों में झलकती थीं, हमेशा छूने से बस एक कदम दूर। और मैं जानता था अब कोई आईना नहीं था, कोई प्रतिबिंब नहीं था, क्योंकि मैं नहीं था। वो चीज अब भी बाहर थी, और वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।